लोग मुझे बुली कर रहे हैं क्योंकि श्वेता वीडियो में बैठ के बोल रहा है, हाँ भाइयों अटैक मोड खरीद लो, अटैक मोड से अटैक कर दो ऑकवर्ड गोट पे। अबे पागल है क्या? तो देयर इज दिस चैनल कॉल्ड अरे जग्गी एंड इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, आई एक्सपोज दिस साइको फेमिनिस्ट ऑकवर्ड गोट विद प्रूफ्स, फेक साइकोलॉजिस्ट। तो जरा ये वीडियो देख लेते हैं थोड़ा सा, और जितना मुझे डर्ट मिल सकता है ना इस लड़की पे, मैं उतना डिग करने की कोशिश करूंगा इस टाइम। सोशल मीडिया फेमिनिस्टों की मदर ऑकवर्ड गोट के ऊपर वीडियो बनाने के बाद मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप उसके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम कैसे लगा सकते। जग्गी भाई की आंखें देखो भाई, क्या जहर आंखें हैं भाई। तो उसके लिए हिपोक्रेसी जैसे वर्ड्स, भाई क्या जहर आंखें भाई, कसम भाई, अमेजिंग जेनेटिक्स भाई। सेंडरिस्ट जैसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी प्रूफ्स। तो आज की इस वीडियो में मैं ऑकवर्ड गोट को पूरे के पूरे तरीके से एक्सपोज करके दिखाऊंगा कि ये सिर्फ कहने के लिए साइकोलॉजिस्ट है, इसने सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की डिग्री दिखाने के लिए ले रखी है, बाकी उसका एक्चुअल यूज क्या होता है इसको वो तो सारे इंटरनेट को पता चली गया तो खुद को नहीं पता। और यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आई एम प्रिटी श्योर जो लिजर्ड विजर्ड है ना उसको फॉलो करने वाली ऑडियंस है इसकी, उसी की ऐसी मानसिकता है। लड़के ने मेरे पेपाल में $10,000 फेंके और मुझे उससे प्यार हो गया। उस लड़के ने उसके बाद इसके साथ क्या किया वो तुम सबको पता ही है मेरे ख्याल से। सकते अब इमेजिन करो कि स्ट्रिपर मेंटालिटी, That's I just realized, अगर आप पे कोई पैसा फेंक रहा है और आप ऐसे बिक जा रहे हैं और आपके कपड़े उतर जा रहे हैं, स्ट्रिपर मेंटालिटी बॉयज। कि सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़की जिसके अंदर इतना ज्यादा हेट भरा हुआ है मेल जेंडर को लेकर, इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी भरी हुई है, मिसएंड्री भरी हुई है, और वो सोशल मीडिया पर आकर खुद को फेमिनिस्ट क्लेम करती है, साइकोलॉजिस्ट क्लेम करती है। I'm a therapist, let me explain. आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट का टैग यूज कर रही है अपने लिए, जिसके बेसिस पे वो जो भी चीजें बोल रही है चाहे वो सही हो या गलत हो, अगर आपको लगती है कि वो क्वेश्चनेबल है तो आप उसको क्वेश्चन करने से पहले ये सोचोगे कि यार ये साइकोलॉजिस्ट खुद को बोलती है, क्या पता कुछ बोल रही है तो सही हो सकता है, कुछ इसके पीछे रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ भी रहा होता है तो आप उस चीज को पूछ नहीं पाते। और ये चीज ये इतनी स्मार्टली करती है कि आपको पता भी नहीं चलता किस मुद्दे को कहां से उठाकर कहां ले जाकर कनेक्ट कर देगी, आपको ये चीज पता भी नहीं चलने देगी, और आपको कब मुद्दे से भटकाकर दूसरे मुद्दे पे पहुंचा देगी ये इस चीज का भी आपको पता नहीं चलेगा। रिसेंटली इसने एक वीडियो डाली थी जिसमें इसने एक कपल को दिखाया था जो शादी के बाद पहली रसोई वाला रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे, जिसमें लड़की कुछ पका रही थी अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड भी वहां पर सामने खड़ा हुआ था और उसको उस चीज में हेल्प कर रहा था। उस रील को इसने शोकेस किया और वहां पर एक क्वेश्चन उठाया कि शादी के बाद पहली रसोई जैसी रस्म क्यों होती है, और लड़की के लिए किचन में जाकर कुछ पकाना पहली रसोई जैसी रस्म क्यों बनाई है। अब वहां पर सारी चीजें तो चलो ठीक है, ओके है, उसमें सबसे पहली आयरनी की बात यह है कि आप लोग जब कहते हो कि फेमिनिज्म एक इंसान को चॉइस देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे जब एक लड़की अपनी मर्जी से, अपनी पर्सनल चॉइस से कोई चीज चूज कर रही है और उस चीज को वो एंजॉय कर रही है, तो आपको वहां पर अपनी नाक घुसाने की जरूरत क्या है। ये सारी अपने आप को फेमिनिस्ट बोलने वाली जितनी भी बच्चियां होती हैं, बच्चियां ही होती हैं ज्यादातर, इन सब का मैंने एक प्रॉब्लम देखा है। अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस को ना ही तो ये बस जस्टिफाई करती हैं, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो, चाहे अपने हुकअप्स हों, चाहे अपने पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स हों, चाहे दारू पीना हो, दारू पी के टुन होना, उस सबको जस्टिफाई कर देती हैं समहाउ। और मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, बर्बाद करना है बर्बाद करो, मेरी तरफ से हार्ड ड्रग्स करो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम जानो। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ट्रेडिशनल लड़की ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करती है अपने लाइफ के साथ, अगर वो शादी करके खुश है, अगर वो घर के काम करके खुश है, तो ये उसको आउट ऑफ द वे जाके शेम करती हैं। कितने सारे रील्स ऐसे मैं देख चुका हूं। तो इट्स नॉट अबाउट अ चॉइस, इट्स अबाउट या तो यू आर पार्ट ऑफ अ कल्ट और या फिर यू आर अगेंस्ट अस। तुम सोचो कितनी डेंजरस मेंटालिटी है ये। They straight up start spreading hate on that post कि thank you for motivation for studying, thank you बहन, इससे मुझे मोटिवेशन मिल गया नौकरानी ना बनने का। भाई या तो तुम लड़कियां बहुत प्रिविलेज में रही हो या घर में तुमसे काम करवाए नहीं जाते, क्योंकि कोई भी इंसान अपने जीवन में कहीं पे भी फ्लैट लेके अकेला रहा है, उसको पता है कि घर को साफ रखना बहुत ही एक मेडिटेशन वाली चीज है, एक बहुत ही थेरेप्यूटिक चीज है। आपको अच्छा लगता है साफ घर में रह के, और वो वन ऑफ द ड्यूटीज है आपकी एज मेंबर ऑफ दैट हाउस। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ नौकरानी और काम वाला, इट्स अबाउट कीपिंग योर हाउस क्लीन, कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन।
फिर किस चीज का है आपका फेमिनिज्म? आप लोग खुद अपने फेमिनिज्म की डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के अपने एजेंडा के हिसाब से पेश करते रहते हो ताकि सामने वाले को हमेशा उसी चीज में भरोसा रहे जो आप वहां पर बताना चाहते हो। दूसरी आयरनी की बात यह है कि उस वीडियो के एंड होने के बाद See, that's one of the signs of any person or any movement being hypocritical. कि कभी भी defined strict boundaries नहीं होंगी उस चीज की या उस इंसान की, क्योंकि उसको टाइम के साथ ना चेंज करना पड़ता है उनको टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर देमसेल्व्स। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है किसी भी खराब इंसान या मूवमेंट का। में जो भी इसने वीडियो में बकवास करी, उसके एंड होने के बाद इसने एक क्लिप लगा दी, एक ऐसी क्लिप जो उस चीज से, उस रील से रिलेटेड ही नहीं थी। अगर वो दहेज देंगे तो आपकी लड़की टाइल पे पोछा लगाएगी, और अगर दहेज नहीं देंगे तो फिर गोबर से उसको घर सीपना पड़ेगा। बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट रील उठाकर लगा दी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि रील देखने वालों का जो पूरा का पूरा ध्यान था वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया लास्ट की कुछ 7 से 10 सेकंड की क्लिप में, और सब लोग ये भूल गए कि इसने स्टार्टिंग में क्या रील दिखाई थी, बीच में इसने क्या बकवास करी और एंड में क्या दिखा दिया। उस रील के कमेंट सेक्शन में भी केवल उस लास्ट की 10 सेकंड की क्लिप के बारे में चर्चा हो रही थी, बाकी पूरी रील के बारे में लोग भूल चुके थे। इतना स्लाइटली ये आप लोगों को मैनिपुलेट करती है कि आपको पता भी नहीं चलता। दूसरी चीज ये बोलती है, वो बेसिकली कॉलेज स्कूल में नहीं किया करते थे हम लोग कि पहले 3-4 लाइन अच्छी लिखी, बीच में हनी सिंह का गाना, आखिरी 3-4 लाइन ये वो है भाई, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है, वो 16 शीटें पढ़े, वो ऊपर का पढ़ेगा नीचे का पढ़ेगा, चल भाई नंबर आगे, ये हिसाब। और बिल्कुल यही मेंटालिटी ये यूज, मुझे लग रहा है इसने साइकोलॉजी के पेपर भी ऐसे ही पास किए होंगे। है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब आप जरा सा इमेजिन करके देखो कि कोई इंसान जो खुद को साइकोलॉजिस्ट क्लेम कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत जिम्मेदार पोस्ट होती है। कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, ताकि वो उसके दिमाग का इलाज कर सके, उसको मेंटली सपोर्ट कर सके, इमोशनली सपोर्ट कर सके, उसके अंदर जो भी माइंड में चीजें चल रही है उसको वो नेगेटिविटी से दूर ले जा सके और उसकी लाइफ को बेटर बनाए। ये कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, ये चीज मैं आपको साइकोलॉजिस्ट ना होते हुए भी बता सकता हूँ। अब आप इमेजिन करो कि कोई इंसान जो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट क्लेम करता है, उसको अगर कमेंट सेक्शन में कोई लॉजिकली भी क्रिटिसाइज कर दे, ना गाली दे ना कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली काउंटर आर्ग्यूमेंट कमेंट करे, उसको ये कहती है कि तू मेरा ब्लड से भरा हुआ पीरियड वाला मुझे तुम लोगों पर तरस आता है, जा मेरा पीरियड ब्लड से भरा पैड खा। भाई छी भाई, क्लासरूम में वो लड़कियां नहीं होती थी स्कूल में जो तुम्हें पता था कि भाई ये कोने में ही बैठे रहना तो ये अच्छी है, इससे बात करने से अच्छा मैं नाले में सर दे दूं, इसका मुंह खुलना और गटर का ढक्कन खुलना बराबर है। मुझे लग रहा है ये उन लड़कियों में से थी भाई। कौन है ये 244 लड़कियां जिन्होंने लाइक कर रखा है इस नीच वाहियात कमेंट को? कौन है भाई तुम्हारे माँ बाप? क्या सिखा रहे हैं वो तुम्हें? छी भाई, पैड खा ले। कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है ये, कितनी गिरी हुई सोच है ये। आप खुद इमेजिन करके देख लो कि इसने लिटरली एक बंदे को ये रिप्लाई दिया है, और करेंटली मैं ये कमेंट ढूंढ रहा था, मुझे मिले नहीं क्योंकि शायद इसने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं, और ये जो कमेंट का स्क्रीनशॉट है ना, ये मुझे मेरे फॉलोअर्स ने भेजा है। अब आप खुद सोच कर देख लो, खुद इमेजिन करके देख लो कि जो इंसान ऑकवर्ड गोट खुद को साइकोलॉजिस्ट बोलती है, वो मेरे अगेंस्ट श्वेताब हेट फैला रहा है, उसकी वजह से मुझे हेट मिल रही है। लोग मुझे बुली कर रहे हैं क्योंकि श्वेताब वीडियो में बैठ के बोल रहा है, हाँ भाई यो अटैक मोड खरीद लो, अटैक मोड से अटैक कर दो ऑकवर्ड गोट पे। अबे पागल है क्या? अनपढ़ है क्या लिखती क्या भाई? इतना ज्यादा गंदा, घटिया, गिरा हुआ कमेंट, इतना डिस्गस्टिंग कैसे कर सकती है? अटैक मोड खरीदा ऑकवर्ड गोट ने, और उसको उसमें टाइम टेबल दिखा है भाई 7 दिन के हिसाब से पूरे साल का, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इस घंटे जाके ऑकवर्ड गोट पे इस टाइम पे अटैक करना। अब लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं भाई मैंने 1 घंटे वर्कआउट किया, 5 घंटे पढ़ाई की और बाकी के 6 घंटे में ऑकवर्ड गोट को अटैक कर रहा था। लाइक्ड बाय श्वेताब गंगवर। क्या है भाई? मत देना कि उसको जो इतनी सारी गालियां पड़ती है उसका क्या, वो भी तो उसको कितना गंदा गंदा कमेंट करते हैं, कितनी गंदे गंदे आर वर्ड बोलते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। देखो मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, इस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो बंदे वहां पर उसको गालियां देते हैं वो गलत तो है ही, साथ में उनके अंदर ना तो सिविक सेंस है। ये आर वर्ड इन माई माइंड कॉमेंट करने वाले लड़के, और अगर तुम में से भी कोई ये कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए भी कह रहा हूं, वो इससे भी ज्यादा गलीच हरकत है, इससे भी ज्यादा।
जस्ट बिकॉज आप किसी के ओपिनियन से डिसएग्री करते हो या किसी के लाइफस्टाइल चॉइसेस से डिसएग्री करते हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम ये बकवास लिखने लग जाओगे जाके उनके कमेंट्स में। आर वर्ड इन माई माइंड, ये आर वर्ड इन माई माइंड जो तेरा घूमता रहता है ना, इस वजह से लाइफ में तरक्की नहीं हो पा रही है। एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस इज नॉट अ जोक एट ऑल। मैं डिस्गस्ट होता हूँ भाई ये कमेंट्स देख के। लड़कों को लगता है भाई वी हैव वन ओवर दीज गर्ल्स, ये मॉडर्न लड़कियां, इनको तो हम अपनी जगह दिखाते हैं। अब अपने काम में ध्यान लगा लो, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है लड़की को खाना खिलाने के लिए ढंग की जगह ले जाने लायक। ना तो उनके अंदर एजुकेशन है, ना पढ़े लिखे हैं। सिंपल सी बात है कि जिस इंसान के अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो उसको पता होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। वहां पर हमें क्या कमेंट करना है, क्या कमेंट नहीं करना है। हम जो भी कमेंट वहां पर करेंगे वो हमारे अलावा दुनिया में और भी लोग देखेंगे जिन तक वो कमेंट पहुंचेगा। तो जो एक सेंसिबल बंदा होता है ना, उसको पता होता है कि सोशल मीडिया पर गालियां नहीं देनी है। पढ़ा लिखा इंसान ऐसी चीजें नहीं करता। उसमें और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में जिसके पास ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 500,000 फॉलोअर्स हैं, खुद को साइकोलॉजिस्ट भी बोलती है, फेमिनिस्ट भी बोलती है, पब्लिक फिगर है। उस इंसान में जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, और उन लोगों में जिनको पता ही नहीं है, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आधे से ज्यादा ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो ट्रोल अकाउंट होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर हेट फैलाने के लिए आते हैं। तो उन लोगों में और ऐसे इंसान में जिसको लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर इसकी बेटी है तो इसको मदर भी कहती है, मदर्स डे पे मदर्स डे विश करती है। तो उसमें जिसको कुछ लोग आइडल समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अपना इंस्पिरेशन समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, अपनी मदर समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, तो उस मैं बताता हूँ इस तरह के लोग कैसे इतने रेलेवेंट हो जाते हैं और बहुत लोगों के लिए रिलेटेबल हो जाते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इस दुनिया की कि बहुत सारे घरों में आदमी अब्यूजिव होते हैं। उन आदमियों को कभी प्रॉपर मेल गाइडेंस लाइफ में मिला ही नहीं होता। उनको कोई ये नहीं बताता कि आपको अपने इमोशंस अंडर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। तो ये जो पूरा टीचिंग है ना फेमिनिस्ट का कि लड़कों को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, लड़कों को रोना चाहिए, लड़के अगर अपने एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लोसिव हो जाएं, अगर अपनी हर बात को लेके इमोशनल हो जाएं, तो भाई ये वर्ल्ड ना बहुत केओटिक हो जाएगा बहुत ही जल्दी। दिस इज द रीजन वाई आदमी आदमी को ये सिखाता है कि बेटा लड़के रोते नहीं है। इट जस्ट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, इट जस्ट मीन्स कि आपको अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखना आना चाहिए, क्योंकि बेटा लाइफ यहां से बस और बस डिफिकल्ट होने वाली है। नथिंग इज गोइंग टू गेट इजियर, इट्स ओनली यू दैट इज गोइंग टू हैव टू हार्डन अप विद टाइम, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है लाइफ के हर प्रॉब्लम का। इसीलिए मैस्कुलिन एनर्जीज रिलेशनशिप्स में एज स्ट्रॉन्ग बेस वर्क करती हैं, बाउंड्री सेट करती हैं रिलेशनशिप की, उनको हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। और समहाउ ऐसे आदमियों से भी इन फेमिनिस्ट महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ही इज नॉट एक्सप्रेसिव इनफ। हमें इस चीज से भी कंप्लेन है, वो उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के एक तरीके का साइड इफेक्ट हो चुका है कि वो इंसान उस तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं रह गया है। उसको स्थिर रहना पड़ता है, उसको स्टेबल रहना पड़ता है अपने इमोशंस के साथ हर सिचुएशन में, चाहे वो बहुत खुश हो चाहे वो बहुत दुखी हो। तुम्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है। और जब ये वाली टीचिंग देने के लिए कोई मैस्कुलिन फिगर नहीं होती उनके लाइफ में, तो दे एंड अप ग्रोइंग इनटू अडल्ट्स जिनको अपने इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते होते। तो वो बड़े होके या तो अब्यूजिव बन जाते हैं इमोशनली या फिजिकली, या फिर बहुत ही डरपोक किस्म के आदमी बन जाते हैं जिनकी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होता। और इस बात से बहुत सारी लड़कियां और उनकी माएं परेशान है घरों में। ये एक सैड रियलिटी है इस दुनिया की। और उसी चीज का फायदा उठा के ये ऑकवर्ड गोड जैसे लोग अपनी रेलेवेंसी बढ़ाते हैं। इंस्टेड ऑफ टीचिंग यंग गर्ल्स कि तुम्हारा ट्रॉमा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सब तुम्हें डिफाइन नहीं करता और ना ही उसको कभी करना चाहिए। मूव ऑन फ्रॉम इट, डू नॉट यूज इट एज एन एक्सक्यूज टू जस्टिफाई एवरी रॉन्ग चॉइस इन योर लाइफ। इंस्टेड ऑफ टीचिंग दिस, ये उनको विक्टिम बनना सिखाती हैं, ये उनको आदमियों को, हर दूसरे आदमी को गाली बकना सिखाती हैं। और इनको ही सबसे ज्यादा मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी के आदमियों से दिक्कत होती है, जबकि खुद ये ऐसी चीज से जूझ रही होती है लाइफ में। इट्स वेरी डेंजरस एंड काउंटर प्रोडक्टिव इफ यू थिंक अबाउट इट। तो उस इंसान में और उन फालतू के लोगों में जिनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिनको ना तो कोई पहचानता भी नहीं है, उन लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट में और दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बंदा ये है, इसने एक पोस्ट डाला। As an Indian, it is a matter of great pride that a world-renowned star like Taylor Swift ji dedicated an entire album cover as a tribute to Shri Devi ji. वाली थी, जिसमें इसने ये लिखा था कि ये जो क्रिएटर है, जो ये मुझे पता नहीं है ये कौन सिंगर है, इसने श्रीदेवी को ट्रिब्यूट देते हुए ये पोस्ट डाली थी। ओके, डार्क जोक, ठीक है, आई गेट इट। अब प्रॉब्लम क्या है भाई?
प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑकवर्ड गोट का इन्वॉल्वमेंट होगा बिकॉज बहुत क्लियरली उसके बायो में लिखा हुआ है आई एम अ स्विफ्टी। और उस बंदे ने उस पोस्ट को रीशेयर करते हुए वहां पर लिखा था कि ये एक प्राउड मोमेंट है कि अगर कोई इंसान एक क्रिएटर श्रीदेवी को ट्रिब्यूट दे रहा है, उसको वहां पर रीशेयर करते हुए ऑकवर्ड गोट कहती है कि किसी के सुसाइड का मजाक बनाना सही बात नहीं है। एक सेकंड, पर रीशेयर करते हुए ऑकवर्ड गोट कहती है कि किसी के as an Indian, stop making jokes about suicide. If your humor needs to be insensitive to be funny, it's not funny. अतुल सुभाष केस या एजे भैरव को racist बोलना या झूठ फैलाना श्वेताब गंगवर के बारे में insensitive नहीं है? I wonder. इस सुसाइड का मजाक बनाना सही बात नहीं है। अगर आपको मजाक बनाने के लिए, जोक क्रैक करने के लिए इनसेंसिटिव होना पड़ रहा है तो वो फनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑकवर्ड गोट ने यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं बोला है। लेकिन अब यहाँ पर आप ये पोस्ट देखो, इसका कमेंट का रिप्लाई देखो। मैं पिछली वीडियो में भी ये दिखा चुका हूँ। भाई जब तुम खुद कह रही हो कि किसी के लिए बहन तू इंस्टा पे ही ठीक है और तू ब्लू ड्रम में, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। इनसेंसिटिव होकर उसकी मौत का मजाक बनाना, हाँ तू भी ब्लू ड्रम में ही बिलोंग करता है। अरे क्या बात है, डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल हो रहा है। सुसाइड का मजाक बनाना गलत है, वो फनी नहीं है। तो भैया तुम खुद इतना इनसेंसिटिव रिप्लाई अपने नॉर्मल से कमेंट करने वाले बंदे को कैसे दे सकती हो? ठीक है, अब इसके बाद मुस्कान मदान की लाइक आई सेड, एक गलत हिपोक्रेटिकल इंसान और एक हिपोक्रेटिकल मूवमेंट की बाउंड्रीज कभी सेट नहीं होती। वो विद टाइम चेंज होती रहती हैं, मॉर्फ होती रहती हैं। There are no set rules by which they play. Whatever favors them becomes the rule of the game. और यही एक अकेला रूल होता है सेल्फिश लोगों की लाइफ में। ये रील देखिए। You have seen belt treatment for women and drum treatment for men as comments. Is this a joke or is this how we normalize abuse? The fact that these comments even exist shows how comfortable society is with domestic violence threats. We normalize violence by letting such threats stay as acceptable comments. यहाँ पर मुस्कान ने मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, मैंने नहीं देखी है, बट मैं इस बात से बहुत अग्री कर रहा हूँ। जोक्स करना, हंसी मजाक करना एक बात होती है, बट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सीरियस कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को यूज़ करना, भाई अब्यूज़ किसी भी तरीके से जोक नहीं है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। इस बात से मैं अग्री करता हूँ। बिल्कुल सही चीज एड्रेस की है कि लड़कियों के लिए जो बेल्ट ट्रीटमेंट वाले कमेंट्स होते हैं और लड़कों के लिए जो ब्लू ड्रम वाले ट्रीटमेंट्स वाले कमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल इनह्यूमेन है, बहुत ज्यादा घटिया है और ऐसे कमेंट्स वायलेंस को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं मुस्कान मदान की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मुस्कान, मुझे तू सिर्फ एक बात बता, जब तू ये चीज एड्रेस कर रही है तो उस चीज में तू अपनी ऑकवर्ड गोट को क्यों कॉल आउट नहीं कर रही, जो अपने इतनी इन्फ्लुएंसर होते हुए, साइकोलॉजिस्ट खुद को क्लेम करती है, पब्लिक फिगर होते हुए किसी इंसान को इतना घटिया कमेंट कर रही है, डिस्गस्टिंग, कि तू मेरा ब्लड वाला पीरियड वाला पैड भाई ये दिस इज डायबॉलिकल खा ले और लोगों को इनसेंसिटिव ब्लू ड्रम वाला रिप्लाई दे रही है। तो यहाँ पर तू इस चीज को क्यों एड्रेस नहीं कर रही है, इस चीज को क्यों कॉल आउट नहीं कर रही है कि ऑकवर्ड गोट तू भी यहाँ पर गलत कर रही है। और इसी हिपोक्रेसी और इसी दोगलेपन से मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है। अब इसके बाद ना कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि अतुल सुभाष वाले केस में इसने जो वीडियो बनाई थी ऑकवर्ड गोट ने, उसमें कुछ गलत नहीं था। वो क्या होता है ना भाई, फ्री स्पीच और खुली सोच रखने की जो मतलब जो आज़ादी है आपको, वो आपको हेल्दी सोसाइटीज और हेल्दी लोगों के बीच में मिलेगी। कल्ट्स में फ्रेंडली फायर अलाउड नहीं होता। अगर कल्ट का हिस्सा आपको रहना है तो आपको हाँ में हाँ भरनी पड़ेगी। द डे आप उनकी गलती को पॉइंट आउट कर दोगे, वो एज फ्रेंडली फायर कंसिडर किया जाएगा। यू विल नॉट जस्ट बी बैंड फॉर लाइफ फ्रॉम दैट कल्ट, बट दे विल मेक श्योर कि वो आपको रूइन कर दें। दैट्स व्हाट अ कल्ट इज। क्योंकि उसने जो वहां पर टेक लिया था कि लड़के चाहें तो अपनी कमाने वाली लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं, फिर बाद में वो भी एलिमनी क्लेम कर लेंगे। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कितने लड़के ऐसे हैं जिनको एलिमनी मिली। दूसरी चीज़, जिस अतुल सुभाष वाले केस में इसने ये बात बोली थी, उसी अतुल सुभाष की वाइफ को अतुल सुभाष ने ही जॉब में लगवाया था। तो फिर उसका एलिमनी वाला केस क्यों डिसमिस नहीं किया गया? इनफैक्ट उस जज ने, जो रीता कौशिक थी, उसने ब्राइबरी क्यों मांगी? अतुल सुभाष को फिर भी एक्सप्लॉइट कैसे किया जा सका? निकिता सिंघानिया खुद की 80,000 से 85,000 90,000 जो भी सैलरी थी, उसने 3 करोड़ की एलिमनी कैसे डिमांड कर ली और किस बेसिस पर कर ली? अगर ये जो बात है इतनी ही प्रैक्टिकल होती ना तो अतुल सुभाष आज जिंदा होता। वो भी कई सारे इंसान जिंदा होते जिनकी वाइफ वर्किंग है, कमा रही है, फिर भी एलिमनी के लिए एक्सप्लॉइट करती थी। लेकिन भाई कोई रीजनेबल अमाउंट भी तो हो। 3 करोड़ भाई,
लोगों की पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है इतना पैसा कमाने के लिए, नौकरी वाले इंसान के लिए, एक घर ओन करने में, एक घर खरीद पाने में, जिसको वो कहे भाई ये मेरे नाम का है और इसकी किस्तें पूरी हैं। पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, बाल सफेद हो जाते हैं। किस हिसाब से हमारे कोर्ट सिस्टम काम कर रहे हैं भाई? इनको कैसे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये रीजनेबल अमाउंट के दायरे के कई गुना बाहर है। इंटरनेट के बच्चों को ये बात समझ आ रही है, पर पावर में बैठे हुए जजेस को, जिनको जजमेंट देना, उनको ये बात समझ नहीं आ रही। ये कैसे हो रहा है? आज वो पति, आज वो मर्द, आज वो आदमी नहीं रहे दुनिया में। ये जो चीज़ है ना कि लड़का भी एलिमनी के लिए डिमांड कर सकता है अगर उसकी वाइफ कमाती है और लड़का कुछ नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए है। मुझे आज बताओ कि कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें वाइफ ने अपनी पति को एलिमनी दी हो? कितने केसेस ऐसे हैं? मुझे गिनतियों में, उंगलियों में गिराना पड़ेगा आपको। और ना जाने कितने केसेस ऐसे दिखा सकता हूं मैं जिसमें आपको एक्सप्लॉयटेशन की चीज़ें दिख जाएंगी कि किसी वाइफ ने झूठे केसेस कर करके अपने पति से एलिमनी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल धनाश्री। धनाश्री तो खुद भी कमाती थी ना, फिर उसको 5 करोड़ की एलिमनी क्यों मांगनी पड़ी, क्यों डिमांड करनी पड़ी, उसको क्या जरूरत पड़ी 5 करोड़ की एलिमनी की? अब देखो, मुझे पता है कि इसके बदले में आप लोग यही बोलोगे कि डाउरी के केसेस भी कितने सारे आते हैं, हम भी वो गिराने बैठ जाएंगे तो केसेस खत्म नहीं होंगे, हर साल इतने सारे डाउरी केसेस होते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं पिछली वीडियो में भी एक चीज बोल चुका हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा और जितनी बार आप लोग ये आर्ग्यूमेंट लेकर आओगे उतनी बार मैं ये चीज रिपीट करूंगा कि अगर डाउरी केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हर साल डाउरी केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार कर क्या रही है? और तुम लोग सरकार से सवाल कब करोगे कि भैया जो चीज़ इलीगल है, जो चीज़ क्राइम है, उसके क्राइम रेट्स बढ़ कैसे रहे हैं? सरकार किस चीज़ का टैक्स ले रही है हमसे? दूसरी चीज़, वुमेन कमीशन क्या कर रहा है, फेमिनिस्ट के बड़े बड़े एनजीओज क्या कर रहे हैं, पेजेस क्या कर रहे हैं, और तुम लोग जो सेल्फ क्लेम्ड फेमिनिस्ट बन के बैठे हुए हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने कितने फेमिनिज्म ऑन पेपर जस्ट क्लेम्स कि हम दोनों साइड के इक्वालिटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। दोनों साइड के, देयर विल नेवर बी इक्वालिटी। ये मैं तुम्हें लिख के दूंगा, देयर विल नेवर बी इक्वालिटी। नेचर ही ऐसा बिल्ड नहीं हो रखा। कभी पावर बैलेंस किसी के फेवर में होता है, कभी किसी के फेवर में होता है, बट क्योंकि वो शिफ्ट होता रहता है तो वो बैलेंस्ड रहता है। दैट्स व्हाट नेचर इज। तुम्हें लग रहा है तुम एक मूवमेंट स्टार्ट करने से नेचुरल फोर्सेस को कॉम्बैट कर लोगे, उनको कंट्रोल कर लोगे? It is never going to happen. Equality is a myth. It exists in La La Land, in a dream world, not in real life. ऐसे केसेस को उठाकर ले आया अपने चैनल पर And it never will, भाइयों. It never will. ऐसी कोई भी दुनिया कभी बिल्ड नहीं होने वाली जब जहां जहाज डूब रहा है तो पहले आदमियों को निकाला जा रहा है कि भाई आदमियों को निकलने दो, पहले ये बेचारे ना मर जाएं, और औरतों और बच्चों को पीछे छोड़ा जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमेशा आदमी ही पीछे रुकेंगे क्योंकि नेचर ने हमें वो रोल दे रखा है। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट नीड्स टू बी डन अगेंस्ट इट। यही एक ड्यूटी है हमारा नेचर से। इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये लड़की है, इसको डाउरी के लिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसको हेल्प की जरूरत है, प्लीज इसकी हेल्प करो। कितने केसेस ऐसे डिस्कस कर लिए तुम लोगों ने अपनी वीडियो में। एंड सी वन मोर थिंग, ना ही तो ये बस इन चीजों को नहीं डिस्कस करते अपने वीडियोज में, बट ऑल्सो ये बात रियलाइज नहीं करते, जब नेचर ने एक पर्टिकुलर जेंडर को इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बर्डन कर रखा है, तो विद दैट बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी एज वेल। और ये उस अथॉरिटी को 50-50 करने की कोशिश करते रहते हैं। अरे जब आपके एंड पे भी कुछ चीजें ऐसी है जो आदमी कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए तो आपकी लाइफ का एक इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जिस्ट करता है ना। इसीलिए तो बच्चों को और औरतों को सबसे पहले निकाला जाता है, क्योंकि बच्चे नेक्स्ट जनरेशंस होने वाले हैं और औरतें नई लाइफ को जन्म दे सकती हैं। आदमी का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि हम पॉपुलेशन में ज्यादा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, और क्योंकि हर आदमी एक ही बार में रिप्रोडक्शन के एक्ट में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज करता है। तो इस वजह से कोई भी स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ एक औरत अगर अपना फ्यूचर बिल्ड कर ले तो वो एक स्ट्रॉन्ग लाइफ को जन्म दे सकती है। बट अगर औरत अनहेल्दी हो, उसके एग्स का क्वालिटी खराब हो, जो कि लिमिटेड होते हैं नेचर में, उस लिमिट की वजह से ही एक इंट्रिंसिक वैल्यू है औरत की लाइफ में, क्योंकि रेयर रिसोर्स की वैल्यू होती है। सोना, हीरा, जो भी चीज लिमिटेड होगी और जितनी ज्यादा लिमिटेड होगी उसकी वैल्यू होगी। तो ये तो दो साइड्स को आप इक्वल परफेक्ट बैलेंस करने में लगे हो ना, इसका कितना बड़ा नुकसान औरतों को ही होगा,
ये अभी औरतों को ही रियलाइज नहीं हो रहा है। एज अ फेमिनिस्ट तुम लोगों की ये ड्यूटी है कि तुम लड़कियों को सही चीजों के लिए इन्फ्लुएंस करो, सही चीजों के लिए इंस्पायर करो, सही चीजों के लिए एम्पावर करो, ना कि ये फालतू के लॉजिक लेकर बैठ जाओ, फालतू के आर्गुमेंट्स लेकर बैठ जाओ कि मैं सिंदूर नहीं लगाती, मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती, मैं छोटे कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। इन सब चीजों को सिखाकर कौन सी लड़की कमाना सीख जा रही मुझे ये बताओ, कौन सी लड़की का उद्धार हो जा रहा है ये बता दो मुझे। कितनी लड़कियों के लिए तुम लोगों ने अर्निंग सोर्सेस क्रिएट करके दे दिए कि तुम लोगों ने वीडियो बना दी कि ये लो भैया तुम लोग ऐसा ऐसा कर सकते हो, इस तरीके से अर्न कर सकते हो, इस तरीके से स्ट्रांग बन सकते हो, मार्शल आर्ट सीख लो, ये कर लो, वो कर लो। तुम लोगों ने स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन बनाने के लिए एक्चुअल में कितनी वीडियोस बना ली, कितनी महिलाओं को तुम लोगों ने इन्फ्लुएंस कर लिया। मैंने जितनी भी तुम लोगों की रील देखी है ना, आधे से ज्यादा रील्स सिर्फ इन्हीं सब फालतू की चीजों के लिए भरी पड़ी है। एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई कि छोटे कपड़े पहनने से कोई एम्पावर्ड कैसे फील करता है। भाइयों, अगर मैं अभी कच्चे बनियान में बैठ जाऊं तो क्या तुम सारे लौंडे एम्पावर्ड फील करोगे? मैं जानना चाहता हूं तुम सबसे, ये मुझे बताओ ये बात, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल क्लोथिंग वाला लॉजिक समझ आता है। कोई लड़की कह रही है कि भाई मुझे सारा वक्त सूट साड़ी में नहीं घूमना है, मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है, भाई वॉशरूम जाना तक मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, इतना सब मुझे खोलना बंद करना पड़ता है बार बार। आई वुड रादर वेयर अ ट्राउजर इन माई हाउस, आई वुड रादर वेयर अ जीन्स व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। मुझे समझ आता है, बहुत ही लॉजिकल बात है, सबको हक होना चाहिए कंफर्टेबल कपड़े पहनने का जिसमें वो 24/7 कॉन्शियस फील ना करते रहें। बट एट द सेम टाइम छोटे कपड़े तो आपको किसी भी तरह का कंफर्ट नहीं देते, तो छोटे कपड़े पहनने की क्या लड़ाई है और कहां से आई, ये मैं आज तक पता नहीं कर पाया। क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, हम कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं जिससे हम पब्लिक में इजीली चल पाए, घूम पाए, हमें कहीं फ्रेश होने जाना हो तो प्रॉब्लम ना हो। बट छोटे कपड़े आपको सारा टाइम कॉन्शियस रखेंगे, ना ही तो आपकी तरफ ज्यादा नजरें घूमेंगी, बट ऑल्सो आपको उनको एडजस्ट ज्यादा करना पड़ेगा कि एक टी शर्ट है वो बार बार ऊपर चढ़ जा रही है क्योंकि उसमें इलास्टिन का ब्लेंड है, तो आपको बार बार खींच के उसको ठीक करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा जिससे वो चढ़ के आपके ब्रेस्ट्स तक ना आ जाए। तो एज अ लड़की, अगर कोई लड़की ये देख रही है तो मुझे समझाओ, छोटे कपड़े पहनने से आप एम्पावर्ड कैसे फील कर रही हो? डिस्कंफर्ट फील कर रही हो तो अलग बात है, तुम्हें वो फैंटेसी है डिस्कंफर्ट फील करने की, तो मैं समझता हूं, बट हाउ एग्जैक्टली डू क्लोथ्स जो ज्यादा स्किन रिवील करते हैं एम्पावर वुमेन? ये लॉजिक कहां से दौड़ाया लोगों ने? तुमको फॉलो करती है, सपोर्ट करती है, उनको तुम सिखा क्या रही हो? मुस्कान मदान के ऊपर तो मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं और उसके जो प्रूफ्स आपके मैं सामने शेयर करूंगा ना, आपकी देख के आंखें फट जाएंगी। तुम लोग खुद अपनी फेमिनिज्म की क्रेडिबिलिटी खराब करते जा रहे हो, फालतू की चीजों को प्रमोट कर करके, सपोर्ट कर करके, जस्टिफाई कर करके। और कोई आकर अगर तुमको क्रिटिसाइज कर दे तो तुम उसका जवाब देने की बजाय उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दो, उसका ही मुंह बंद करा दो और फिर अपने चैनल पर बैठ के बात करो फेयर यूज के बारे में। कोई तुम पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे तो तुम उसके बारे में फेयर यूज की बात करो, लेकिन तुम खुद दूसरे के ऊपर मार दो तो वो सही है। अब मुझे बताओ, इतने प्रूफ्स देने के बाद में वंस अगेन द बाउंड्रीज कीप चेंजिंग। तुम गोल करने चलोगे, गोल पोस्ट मूव हो जाएगा। हिपोक्रिटिकल टॉक्सिक इंसान, पहचान है ये, हमेशा याद रखना। कैसे बोला जा सकता है कि ये साइकोलॉजिस्ट है? साइकोलॉजिस्ट की बुद्धि इतनी ज्यादा माइनस में चलते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। ये इकलौती साइकोलॉजिस्ट ऐसी होगी जिसमें आगे का लॉजिस्ट साइलेंट है। ये इकलौती ऐसी साइकोलॉजिस्ट होगी जिसको खुद को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। ये इकलौती ऐसी साइकोलॉजिस्ट होगी जिसकी खुद की मेंटल हेल्थ हिली पड़ी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को और बता देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि कोई भी फेमिनिस्ट तुम लोगों को इस बारे में बात करते हुए नहीं दिखेगी, ना ही तुम लोगों के सामने इस चीज को शेयर किया गया, क्योंकि इस चीज को उसी समय पे दबा दिया गया था। और वो ये था कि अतुल सुभाष वाला जब केस हुआ था, उस समय निकिता सिंघानिया शी द पीपल टीवी के एक आर्टिकल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, और वो आर्टिकल था सेक्सलेस मैरिजेस को लेते हुए, जिससे निकिता सिंघानिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी और उसी के बेसिस पे अतुल सुभाष को धमकियां देती थी। ये देखो तुम लोगों के सामने प्रूफ, ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट। How can a sexless marriage lead to IPC 377 unnatural sex? Case on man. Are such women even worth a shred of respect? Can these criminal women be allowed to roam freely in the society? Below is my wife sending me an article from her home. She was at Jaunpur for Holi, highlighting our sexless marriage. इस स्क्रीनशॉट में निकिता सिंघानिया शी द पीपल टीवी का वो जो आर्टिकल था उसकी लिंक शेयर करते हुए दिखाई दे रही है। और जब ये केस वायरल हुआ और इतना बड़ा हेडलाइन बन गया, तब शी द पीपल टीवी ने इस आर्टिकल को चुपचाप उठाकर डिलीट कर दिया और इस चीज के बारे में किसी भी फेमिनिस्ट ने शी द पीपल टीवी को कॉल आउट नहीं किया। Damn, this sounds like one of these Reddit की स्टोरीज जो मैंने कभी सुनी थी
कि भाई वाइफ ने फेमिनिस्ट ब्लॉग पोस्ट्स पढ़ के अपनी मैरिज, अपनी फैमिली रूइन कर ली, और जब हस्बैंड बच्चों को लेके छोड़ के निकल गया उसको, तो फिर वो रोने लगी कि भाई मैं पता नहीं कैसे मैनिपुलेट हो गई, इन औरतों ने मुझे गैस अप कर करके ये करवा दिया, वो करवा दिया। जीरो अकाउंटेबिलिटी। आपकी अपनी बुद्धि कहाँ चली जाती है जब आप इस तरीके की चीजें पढ़ रहे होते हो? मुझे सारी दुनिया ये बता रही है आज की डेट में इंटरनेट पे कि भाई औरतें तो ईवल है, तुम्हें औरतों की जरूरत नहीं है, शादी करना तो भाई एक ट्रैप है। भाई मुझे तो आज तक नफरत नहीं हो पाई। मैं तो आज भी इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं कि मैं बिलीव करता हूं कि हर किसी को पार्टनर की जरूरत होती है एक टाइम पे आके। और आप कोई भी हो, चाहे आप आदमी हो चाहे आप औरत हो, आप बिना उस तरह की कंपनी के लोनली होना शुरू हो जाते हो। तो मैं तो भ्रमित नहीं हो रहा हूं। आप लोगों में इतना दिमाग कैसे कम है, जबकि लड़कियों से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है ना। लड़कियों का इमोशनल इंटेलिजेंस बचपन से ही लड़कों से ज्यादा होता है। लड़कों का बहुत लेट आके डेवलप होता है, वो यूजुअली 25 के बाद। उससे पहले बहुत कम लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो पाता है। पर लड़कियां क्योंकि इतना सब हार्मोनल लोचा हैंडल करके बड़ी हो रही होती हैं, तो इनका बहुत अर्ली एज में डेवलप हो जाता है। फिजिकली वीक जानवर को दिमाग से बहुत तेज होना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। तो ऑब्वियसली मैनिपुलेशंस करना और उनको काउंटर करना लड़कियों को बहुत छोटी एज से आ गया होता है। इट्स जस्ट अ नेचुरल फैक्ट, नेचर है ये। तो तब भी आप अगर इस तरीके की चीज को देख के इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ ही खराब कर दे रहे हो उससे, तो कहां आपका दिमाग घास चरने गया हुआ है? उससे क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपने ये आर्टिकल डिलीट क्यों किया, और ना ही सीधा पीपल टीवी ने अपनी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन दिया या फिर लोगों को इन्फॉर्म किया कि हमने ये आर्टिकल डिलीट क्यों किया। तो भैया अगर तुम लोगों में है ना इतने गट्स, इतनी हिम्मत, तो पूछो उससे सवाल। रिसेंटली अभी मनीषा भिवानी वाला केस हुआ, हेडलाइन बनी, सारे चुप हो गए, किसी को नहीं पता कि जस्टिस मिला नहीं मिला, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। आरजे कार कॉलेज वाला केस हुआ था, मेन कल्प्रिट्स को छोड़ दिया गया, एक बंदे को इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, कोई जस्टिस नहीं मिला ढंग का। उस समय हेडलाइन बनी, अभी की डेट में सारे चुप। फिर अभी निक्की वाला डाउरी केस हुआ, और सबसे ज्यादा जिस ग्लोकस को साथ में स्ट्राइक पड़ी है ना, उसने सबसे ज्यादा वो आरजेकर वाला मुद्दा उठाया था उस टाइम पे। वो लगातार प्रोटेस्ट में भी जा रहा था, मुझे उसका वीडियो देखना याद है। इन लोगों को ये एक सेकंड में मिसोजिनिस्ट बोल देती हैं, स्ट्राइक मार देती हैं भाई यूट्यूब पे। उसमें अभी क्या अपडेट्स आ रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, सारे चुप हो गए। तुम लोग पता होगा क्या, जैसे आज इसने ये बोलना शुरू कर दिया है ना, आई एम अ प्राउड आर। एक टाइम बाद आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इनकी हरकतों से, वो कहेंगे ठीक है भाई, वी आर प्राउड मिसोजिनिस्ट्स, अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ना ही तो विल स्टैंड फॉर यू, ना ही तो विल प्रोटेक्ट यू, और ना ही विल प्रोवाइड फॉर यू। और जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन सोसाइटी बहुत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार ये चीज पॉइंट आउट करता हूं कि भाई इंटरनेट की चीजों को देख के भ्रमित मत हो। बुरे लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है, पर क्योंकि सबसे वोकल ये लोग होते हैं, सबसे ज्यादा उछलते ये लोग हैं, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये लोग होते हैं, तो ये सबसे ऊपर आ जाते हैं इंटरनेट पे बैठ के। मैंने अपने किसी पहले के वीडियो में भी बोल रखी है ये बात कि सबसे ज्यादा नार्सिसिस्टिक लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि दे स्टैंड फॉर नथिंग। ये ट्रेंड्स के हिसाब से अपने बिलीव्स को मोल्ड कर लेते हैं, वट एवर वर्क्स ये उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो ये एक बहुत लार्ज फॉलोइंग बिल्ड कर पाते हैं उस तरीके से। तो इसलिए भाई इंटरनेट के लोगों को देख के ना बिल्कुल भी उनसे इंस्पायर मत हो। देखो, ज्ञान बटोरो और फिर उस ज्ञान को टटोलो, जानने की कोशिश करो कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। इस साइड से अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रहे हो, फिर दिखाते हो कि इतने सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो भैया सवाल तो यही है ना कि जितने भी केसेस निकल कर आ रहे हैं, उसके लिए तुम लोगों ने सरकार से कितने सवाल कर लिए, वुमन कमीशन से कितने सवाल कर लिए कि कब इन केसेस के ऊपर रोक लगेगी, किस चीज का टैक्स ले रहे हो तुम लोग। उन केसेस को प्रिवेंट करने के लिए तुम लोगों ने कितनी वीडियोस बना ली, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया सही चीजों में, सही मामलों में। और उन केसेस को प्रिवेंट करने के लिए अगर तुम लोगों ने कोई भी स्टेप लिया हो, तुम्हारे फेमिनिस्ट पेजेस ने कोई भी स्टेप लिया हो, तो केसेस बढ़ते कैसे चले जा रहे हैं। और कितने केसेस तुम लोगों ने ऐसे भी डिस्कस कर लिए जिसमें लड़कियों के बाप भाई खुद अपनी मर्जी से डाउरी देते हैं, गिफ्ट के नाम पे पता नहीं अजीब अजीब से नाम दे देते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसमें एक लड़की का बाप डाउरी देना चाह रहा था, लड़के ने मना कर दिया, तो लड़की के बाप ने रिश्ता ही खत्म कर दिया, शादी ही तोड़वा दी कि शादी नहीं करेंगे, शायद लड़के में कोई कमी है। भाई ये केस ना बहुत फिशी था, ऑल्दो मैं अपने आसपास भी ये चीज़ देख चुका हूँ कि ज़बरदस्ती देने वाली चीज़ हो जाती है कई जगहों पे कि बेटा हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी अगर हम कुछ देंगे नहीं तो गिफ्ट समझ के ले लो। भाई ये समझ लेना कि तुम्हारी ना फील्डिंग सेट है दोनों तरफ से,
क्योंकि कोर्ट तो तुम्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करने वाला। अकॉर्डिंग टू द रूल देने वाला और लेने वाला दोनों ही क्रिमिनल्स होते हैं, पर कार्रवाई बस लेने वाले के अगेंस्ट होती है। तो अगर तुम्हें ये किसी ने कह दिया कि भाई बस गिफ्ट समझ के ले लो, जबकि तुम मना कर रहे हो और तुमने ले लिया, तो कल भाई मोटी एलिमनी देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं ट्रैप किया जा रहा है। मतलब कौन फादर या बेटी जो सही दिमाग के लोग हैं, कौन इस बात से खुश नहीं होंगे कि लड़के की कोई भी इस तरीके की डिमांड नहीं है, वो बस एक हैप्पी मैरिज चाहता है मेरी बेटी के साथ। ये लोग बस और बस स्टेटस के लिए जीते हैं, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए जीते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो भाई, क्योंकि फंसोगे नहीं तो तुम कल, और फिर तुम कल ब्लेम करते हो लव और अरेंज मैरिजेस को। दोनों का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, बस और बस रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने का लेना देना है इसमें। उसने डाउरी लेने से मना कर दिया। इस केस को तुम लोग कब कॉल आउट करोगे? ऐसे सब लोगों को कॉल आउट कब करोगे? जब तुम लोग कहते हो ना डाउरी क्राइम है, तो डाउरी सिर्फ लेने वाला क्राइम नहीं होता, ये भी पढ़ लेना कि देने वाला भी क्राइम होता है। ये चीज तुम लोगों को ये लोग कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां पर इनका एजेंडा फिट नहीं होगा। She became a psychologist to give trauma to others, not Imagine आप awkward कोड की थेरेपी में बैठे हो और सडनली से यार श्वेता वैसे इतना भी बुरा आदमी नहीं है, ले पीरियड वाला। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। मैं बहुत रैंट कर चुका हूँ एंड आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस गर्ल। भाई बस मेरा हो गया, ठीक है। तो यू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स, तुम्हें जो समझ आता है तुम समझो। मैं अपनी तरह से तुम्हें बता चुका हूँ भाई, दीज पीपल स्टैंड फॉर नथिंग। इनके लिए एम्पैथी बस वन वे वर्क करता है, जो कि है मैं सही रहूं, मैं खुश रहूं, मेरी मेंटल हेल्थ सही रहे। दूसरे की चाहे माँ बहन एक हो जाए मेंटल हेल्थ की, इनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने से पहले बस एक चैनल तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है लोगों में एक्चुअल साइकोलॉजी के वीडियोस देखने का पेशेंस नहीं होता। देयर इज दिस चैनल कॉल्ड साइक टू गो। इसका एक वीडियो है द साइलेंट मैनिपुलेटर्स 6 वार्निंग साइंस ऑफ अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। अगर तुम इस टॉपिक में डाइव करना चाहते हो ना और समझना चाहते हो कि ये किस तरीके के लोग होते हैं और इनसे बचा कैसे जाता है, तो इन लोगों को तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा भाई। तो ये वीडियो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। एंड यप, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।